नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल देख लिया है कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 2 का सेक्शन बी हम करने जा रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड में। तो देखते हैं कि पेपर 2 के अंदर सेक्शन बी जो बेसिकली 2 मार्क का होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगी। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा बोले कि मैम आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बट अब आप मेरे सामने तो है नहीं। ओके, तो मेरा वीडियो हर टाइप के बच्चे देखेंगे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन बच्चों को कुछ बेसिक क्लियर नहीं भी हो तो वो भी उनका क्लियर हो जाए, और जिन बच्चों को अच्छे से आता है उनको सिर्फ थोड़ा मेथड और कॉन्सेप्ट देखना है तो वो 1.5x में देख के फटाफट से अपने आप को क्लियर आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हर बच्चे के हिसाब से वीडियो जो है वो बनाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाए, बिकॉज एग्जाम में ये सम्स तो नहीं आएंगे, इतनी गारंटी तो है ही। ठीक है, इस टाइप के सम्स आएंगे, तो जब इस टाइप के सम्स आएंगे तो यू शुड नो कि ये सम की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा यहाँ पे जो टारगेट है वो ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या सवाल पूछे गए हैं सेक्शन बी के अंदर। बच्चों, पेपर 2 का सेक्शन बी मैथ्स स्टैंडर्ड का हम करने जा रहे हैं। तो उसमें 25th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92 एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो आपको HCF और LCM निकालना है 510 और 92 का। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम फैक्टर्स निकाल दें, तो पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं 510 के। ओके, रफली हम यहाँ पे कर लेते हैं 510 के फैक्टर्स। ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 ज़ा 5 का लग जाएगा, 5 5 25, 1 51 में 3 का लगेगा, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 17 ज़ा, और ये 17 1 ज़ा। तो क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके, और 92 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 23 23। ओके, क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया 92 का। ओके, अब इसमें हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन नंबर कौन सा है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो कॉमन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 2। ठीक है, बस और तो कोई कॉमन है नहीं। 2 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, एक ही बार लेंगे, 2 बार 2 नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो कॉमन में आ गया हमारे पास 2। एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन है वो, तो ये 2 है, वो कॉमन लिख दिया, और उसके अलावा जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, 5 3 17, 5 3 17, 2 23, 2 23। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग बेटा। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 60 यहाँ पे हो गया। 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 14, 15 16, देन 3 2। ओके, कितना आ गया, 193, 391। और ये कितना बन रहा था, 60, मतलब 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी 18, 18 23। क्या आ गया, 2 3 4 6 0। डन, ये हमारा HCF और LCM आ गया। अब कह रहा है कि वेरीफाई करो कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ओके, verification. So HCF multiplied by LCM is equals to A multiplied by B. Okay, so क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF is 2, LCM is 2 3 4 6 0, A is 510, इसको A ले लेते हैं हम लोग, और B is 92। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 8 9 6 4। चलो ये तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। आइए यहाँ कर लेते हैं, 51 इंटू 92, जीरो तो बाद में पीछे लगा ही देंगे, तो उसे 51 और 92 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 2 10 9 45, 2 9 6 4 4 6 4 6 9 2, और पीछे आ गया 0, सेम आंसर आया। ठीक है, तो यस, वेरीफाइड। डन बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3x/2
माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सेम करना होगा ना डिनोमिनेटर, तो क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 3 3 ज़ा 9, 9x, 2 5 ज़ा 10y होल अपॉन 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये एलसीएम होता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या अपॉन वाला जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो -2 इंटू 6 क्या हो गया, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ओके, बन गया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। डन। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अगेन सेम तरीका, ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इज 2x, 3 इंटू वाई इज 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6। इसको यहाँ पे लेके जाओ। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन ले लो, उसके अंदर हम एक वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं। सो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। एक्स को अकेला कर दूँ तो मैं इसको ये रहने देती हूँ और इस पूरे टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, 9 अपॉन में ले लेते हैं, तो -12 प्लस 10y होल अपॉन 9। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन 1 लिया है ना, तो इक्वेशन 3 हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। आइए, चलिए। सो दिख रहा है, हाँ। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। सो 2x की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल देंगे ना, क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना है तो खैर 2 और 9 तो डिवाइड हो नहीं सकते हैं, तो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -12 इज -24 प्लस, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 इज 20y होल अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। चलिए एलसीएम ले ले। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे, 20y प्लस 3y 23y लिख देंगे और यहाँ पे उनकी गलती शुरू। तो 20y के अपॉन में 9 है और यहाँ पे नहीं है, मतलब कि हमें पहले एलसीएम लेके इसको पूरा ठीक करना होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जिनके अपॉन में वो नंबर नहीं है ना, वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 3y के अपॉन में 9 नहीं है तो मैं 3y के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी, 13 के अपॉन में भी नहीं है तो उसके साथ भी। तो इसको हम लोग 10th के लेवल के हिसाब से एलसीएम, मतलब कोई भी लेवल हो, एलसीएम इज द सेम थिंग, बट हम इस तरीके से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y और 9 10 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 7, 2 कैरी 10 11 117। ओके, तो अब अपॉन में 9 चला गया, अब कुछ नहीं करना है। चलो अब ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया -24 प्लस प्लस प्लस, तो 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल्स टू 117। ओके, 24 को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24। सो 47y इज इक्वल्स टू 117 और 24 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस 7 11, 1 कैरी 2 3 4, कितना आया, 141। ओके, सो y is equals to 141 डिवाइड बाय 47। सो देयरफॉर y is equals to 3 की टेबल हो जाएगी। लेट्स चेक आउट, 47 इंटू 3, 3 7 21, 2 कैरी 12 13 14, हाँ 3 की टेबल, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पर, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा जी, 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू इसमें अप्लाई कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आई डोंट हैव द स्पेस मच, तो मैं यहाँ पे इस पेपर पे कर देती हूँ, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3
इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है हमारे पास -12 + 10y होल अपॉन 9। सो x इज इक्वल्स टू -12 + 10, y की जगह पर 3 होल अपॉन 9। सो x इज इक्वल्स टू -12 + 30 अपॉन 9। सो x इज इक्वल्स टू 30 में से 12 गया 18 है ना, 2 कैरी 18। ओके, तो 18 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। डन बेटा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x, y दैट इज 2, 3। डन, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे। अब देखिए 3 डिजिट नंबर शुरू होगा 100 से, इतना क्लियर है, और ख़त्म होगा 999 पे। ठीक है ना, 100 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 999 पे। अब हमें देखना है कि 100 के बाद का कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 107 से। तो अब देखो थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूँ तो 101, 102 इस तरीके से नहीं होगा। अब 7 से डिविजिबल होगा तो हम लोग डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं 7 की। कैसे? अब रूल कैसे होता है बेटा, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, तो जो लास्ट नंबर होता है ना यूनिट डिजिट, उसका डबल कर दो। ठीक है, और उसको बाकी वाले नंबर से माइनस कर दो। इतना ये रूल होता है। अब 100 नहीं होगा, क्लियर है, तो मैं अभी 100 को लीव कर लेती हूँ। अब 101, ये लास्ट वाले नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, तो 1 का क्या होगा 2, तो 10 में से 2 का क्या बचेगा 8। क्या 8 आता है 7 के टेबल में? नहीं आता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 102 ले लेते हैं, 2 का डबल कर लो 4, तो क्या 10 में से 4 का कितना आएगा 6, 6 आता है? नहीं आता है। 103, 3 का डबल कर लेते हैं हम लोग 9। ओके, तो 3 का डबल, सॉरी 9 नहीं 6 है ना, 2 3 6 होता है ना, तो 10 - 6 कर लेंगे तो क्या आएगा 4, नहीं आता है। 4 × 2 8, ठीक है, 10 - 8 कर लेंगे 2, नहीं आता है। देन 5, ओके 5 × 2 डबल मतलब कि 5 × 2, ठीक है, 5 × 10, तो 10 - 10 आंसर क्या है 0। यहाँ 0 आना चाहिए था आंसर, या तो फिर 7 का कोई ना कोई मल्टीपल है, मतलब 7 के टेबल में कोई नंबर आता हो ना, वो आना चाहिए था माइनस करने पे। बहुत सिंपल पॉइंट समझ में आई। मैं दोबारा बता देती हूँ, जो भी लास्ट नंबर होता है ना उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, और जो रिमेनिंग नंबर आगे बचे जाता है उसको माइनस कर दो। माइनस करते 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 आपको अगर 0 मिल जाता है तो वो नंबर डिविजिबल है, यहाँ तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैंने करके दिखाया तो आपको थोड़ा लगेगा अरे यार इतना सब करना है, बट अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा। सिंपल है, लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई 2 और आगे के नंबर से माइनस कर लो, बहुत ईजी है। मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, मैथ मतलब मेंटली आप इसको विद इन द 2 मिनट, 2 नहीं 2 सेकंड्स खत्म कर सकते हो। मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीका है। चलिए, सो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इतना क्लियर हो गया कि 105 से नंबर शुरू होता है। ठीक है, तो 105 हो जाएगा, 7 7 का गैप रहेगा ना। ठीक है, तो 105 देन 112 ऐसे कर दे। अब लास्ट नंबर क्या होगा वो कैसे चेक करें, वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, लाइक 99 है, ठीक है, माइनस करके, या तो फिर उसमें एक और तरीका ले लेते हैं। 999 को हम लोग 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 2 29, 7 4 ज़ा 28, 1 19, 7 2 ज़ा 14, 5 5 रिमेनिंग नंबर आया। ये 5 को इससे माइनस कर दो, 999 - 5 कितना हो जाएगा 994। ठीक है, 994 चेक करना है। देखो 4 का डबल कर दो, 2 4 ज़ा 8, ओके 99 में से 8 माइनस को 91, 91 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 13 या 19 13 7 ज़ा 91 तो उसके टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 994। इस तरीके से आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नंबर दे सकते हैं ना 7 की जगह कुछ और, तो इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो वेल अभी मेरी सीरीज तो रेडी हो गई। अभी सीरीज के अंदर ए आ गया मेरे पास 105। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइन क्लियर कर दूँ, ये रफ वर्क। ठीक है ना, 105 डिफरेंस कितना है 7 की टेबल, इसलिए 7 का डिफरेंस रहेगा। ए एन कितना है 994। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, आपको एन निकालना है। ओके, तो चलिए लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 7, इसको ले लो माइनस में। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1
इंटू 7। ओके, 994 को हम माइनस कर लेते हैं 105 से, 81988 कितना आया 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे की तरफ आ जाएगा ना n माइनस 1। ओके, क्या हो रहेगा 889 को 7 से, 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 4 कैरी, 9 जा 49, सॉरी 7 जा 7 7 जा 49, कितना आया 127। सो देयरफॉर 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 को यहाँ पे ले लो, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 128। डन, क्लियर बेटा, इजी था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन इसका मतलब कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/8 इक्वल टू 0। अब नीचे अपॉन में, अपॉन जब भी आए तो एलसीएम दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि आप 8 को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो 8 2 जा 16x स्क्वायर, यहाँ पे 8x माइनस 1। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 0 0, सीधा 0 लिख दो, तो 8 का पूरा अपॉन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। चलिए अब क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 1 जा 16, दूसरा रहेगा 4 4 जा 16। अब देखो हमें बीच में क्या चाहिए 8 चाहिए, तो 4 + 4 8 मिल जाएगा ना हम लोगों को, मतलब कि ये वाला फैक्टर सही है। ओके, सो कैसे लिखेंगे, ये टर्म एज इट इज रहेगा 16x स्क्वायर, ये वाली साइन एज इट इज रहेगी माइनस। अब इनमें से एक फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं 4x, दूसरा 4x और फिर ये -1 यहाँ पर। अब इनके बीच की साइन क्या हो जाएगी, अच्छा ओके यहाँ प्लस है ना, मैंने ही गलती, मुझे मुझे भी लगा ये साइन क्यों चेंज हो रही है, ये प्लस है ना, प्लस प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं स्प्लिट मिडल टर्म, तो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 4 और 4 में, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, अब हम लोग दो दो के ग्रुप्स बना लेंगे। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसमें से 4x कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा 4x माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 4x माइनस प्लस माइनस 1। सो देयरफॉर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दो फैक्टर्स आ गए। सो देयरफॉर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू 1/4। कैसे आया, ये माइनस 1 यहाँ पे गया तो 1 और 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी यही है, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। सो thus the roots are 1/4 and 1/4। डन, चलिए नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएट साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। साइन 30 कितना होगा 1/2, tan 45 1, cosec 60, cosec 60, cosec जो होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है 3/√2, तो sec हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1, ठीक है। चलिए अगेन अपॉन में जैसे ही नंबर आया दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एलसीएम, ठीक है। तो अच्छा मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दूँ 1/2, ठीक है 1/2। अब अपॉन में दो नंबर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एलसीएम क्या निकल रहा है 2√3 निकल रहा है, अपॉन में 2 और √3 है तो ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 है,
√3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं आपको सिखाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन में 1, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना √3 है, तो इसके लिए पूरा का पूरा 2√3 मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। यहाँ पे √3 है, ओके, 2√3 में √3 है तो क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसके लिए क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूँ। पता चला कैसे एलसीएम लेना है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आप ये शो करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, और नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है इस स्टेप का। सेम चीज़ नीचे 3√2, एलसीएम तो सेम ही है। तो चलो अब बताओ, अपॉन में √3 है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, √3 आ गया, क्या बाकी रह गया 2 ना, तो इसके लिए क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 1/2 है तो क्या नहीं है, √3 नहीं है, वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/1 है, मतलब दोनों नहीं है, तो पूरे के पूरे √3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ना 1 इंटू √3, 1 इंटू 2√3, तो प्लस √3, माइनस 2 ज़ा 4, होल अपॉन में 2√3, ओके, 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3, 2√3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ठीक है, थोड़ा सा मैंने शफल कर लिया, √3 प्लस 2√3, ये 4 प्लस में तो नीचे प्लस में लिख दिया, ठीक है, इतना फिर मैंने शफल कर दिया। √3 क्या कुछ नहीं है 1, तो 1 प्लस लाइक √3 प्लस 2√3, तो 3√3 हो जाएगा हमारा, 2 + 1 3, 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम लोगों को यहाँ पे करना होगा रैशनलाइजेशन, ओके, आइए, सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि नीचे वाले नंबर को सेम लिख दो, ऊपर और नीचे साइन चेंज करके, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, याद करना नीचे वाला नंबर, ऊपर नहीं, नीचे पे ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे, अब बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा मैम ने -4 वाले को 2 बार लिखा ना, मैंने नीचे वाले को 2 बार लिखा है ऊपर नीचे, और साइन चेंज कर दी मैंने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, माइनस माइनस सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब कि ये ए और बी, मतलब दो टर्म तो सेम, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। अब याद करो बचपन की फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दिया, 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, है ना, सॉरी ए माइनस बी, बीच में साइन माइनस किया ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आइए लगा देते हैं, ए स्क्वायर 3√3 स्क्वायर माइनस 2a 3√3 b 4 प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, पता चला, ठीक है, इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना, डन। फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्लियर हो गया ना। अच्छा अब यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा 9, क्लियर हो गया आपको, सॉरी 9, और ये √3 का स्क्वायर 3 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 √3, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, ठीक है। क्या हो जाएगा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11, इसको ऐड कर लेते हैं, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43, ओके, तो क्या हो गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। इफ
फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू माइनस 4√3 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। d क्या होता है, b² माइनस 4ac माइनस 4√3² माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 is 16 and 16 3 is 48, 16 3 is 48, 48 minus 48 आंसर क्या आया, 0, D 0 आया। ओके, सो thus the roots are real and equal। रियल है और इक्वल है क्योंकि D इक्वल टू 0 आया। अब इसके रूट्स निकालने हैं हम लोगों को। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ओके, अब बच्चे बोलेंगे मैम फॉर्मूला ऐसी नहीं है, ऐसी है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। आपकी बात बिल्कुल सही है। b² माइनस 4ac क्या है, d है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली d लगा सकते हैं ना। आया बच्चे समझ में। अब इसके अंदर स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रूट है ना, तो आई थॉट कि थोड़ा सा ये कर लेते, ये थोड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अब रूट के लिए हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ जाएगा फॉर द स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है तो गो फॉर दिस। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी हमने निकाल दिया माइनस 4√3। ध्यान आया, ये माइनस की साइन फॉर्मूला की और ये माइनस की साइन बी की है, प्लस माइनस डी तो आएगा ही नहीं, ठीक है, 0 2 एक की जगह पर 3, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4√3/6। तो x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, तो क्या आ गया 2√3/3। ओके, अब यहाँ पे रूट्स कैसे इक्वल है, मतलब कि दोनों x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, इसके लिए दोनों की दोनों कैसी हैं, सेम है। डन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट। अब क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम ना इसका ले लेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैंने अभी आपको बताया रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अपॉन वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखना होता है और साइन चेंज करनी होती है, ऊपर का नहीं नीचे का, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट ही ट्रिगो में भी सेम ही एप्लीकेबल होता है। अब ऊपर वाला नंबर आप देखो तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास, ये क्या हो गया ए माइनस बी, और ये क्या हो गया ए प्लस बी, तो दैट इज a² माइनस b², तो 1² माइनस साइन a², ठीक है। सो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब बोलोगे क्यों मैम, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर वहाँ पे ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसकी जगह कॉस ए। अब पता चला क्यों लिखा, ठीक है। और बाय द वे आपको लिखना होता है, ये रीज़न आपको बताना होता है, ठीक है। सो अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर रूट निकाल कर सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास तो सेक और टेन है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कॉस को दोनों के साथ इंडिविजुअली अपॉन में लिख देंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक ए,
और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10a। आगे RHS, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट किया, RHS पे ख़त्म किया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस, L आपको दिया हुआ है 200, F1 दिया हुआ है, फाइंड मोड। ठीक है, तो मोड की फॉर्मूला क्या होती है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, सो Z इज इक्वल्स टू L कितना है 200, F1 कितना है 37, F0 कितना है 21, 2 इंटू F1 कितना है 37, F0 कितना है 21 और F2 कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय 100। सो Z इक्वल्स टू 200 प्लस 37 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 इंटू 37, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 74, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 13 प्लस कर लेते कितना आया 34 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलिए यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं हम सम को। मैं उस वाले नंबर को दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप था। ओके, सो Z इज इक्वल्स टू 200 प्लस 16 माइनस 74 माइनस 34 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 आई मीन 100 सॉरी 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो 200 प्लस 4 इंटू 10 40, तो Z इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट A lies in the exterior of a circle with the center P. Okay, the center P है और point A lies in the exterior of the circle. सर्कल इसके एक्सटीरियर पे पॉइंट A है, सेंटर में पॉइंट P है। पॉइंट A lies in the exterior of the circle with the center P and radius 7 centimeter. ठीक है, a tangent through A touches the circle at B. Okay, A से ठीक है, ए से टेंजेंट जा रहा है बी, जो बी पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। ए बी का लेंथ आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये हुआ रेडियस, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। फाइंड पी ए, पी ए निकालना है। ठीक है, अभी ये फिगर थोड़ा सा वैसे सही है, मैं आपके नज़रिए के हिसाब से दोबारा फिगर बना देती हूँ। मतलब फिगर इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, पॉइंट पी, बी और ए है ना। ए बी कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है। मतलब बुक में अपने को ऐसे फिगर दिया होता है। अब इन्होंने जो पॉइंट बोला मैंने वैसे बना दिया यहाँ पर। तो ठीक है, इस तरीके से आया। अब आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 radius is perpendicular to tangent. So therefore triangle PBA is a right angled triangle. अब जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने को आ जाएगा। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब इसी को अपन पीछे की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, पी ए आप देख पा रहे होंगे हमें निकालना है, पी बी 7 और ए बी 24, पी बी 7 ए बी
24। कितना हो गया 49 + 5 76। सो PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625. So PA is equals to root of 625. So PA is equals to 25 centimeter. Done? Clear? चलिए next question. The sum of the radius of the base and the height of a solid circular cylinder is 37. अच्छा, the sum of the radius of the base and the height of a solid circular cylinder. Solid सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर रेडियस और हाइट का प्लस दिया हुआ है 37. द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज 37 सेंटीमीटर. इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ 1628. अब इसका TS आपको दिया हुआ है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, वॉल्यूम निकालने का, सिलेंडर है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पर R और H पता होना चाहिए, जो कुछ है नहीं. ठीक है, R + H अपने को दिया हुआ है 37. तो जो TS है उसकी मदद से हम RH निकालने की कोशिश करेंगे. तो TS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2 पाई R H + R. ठीक है, ये होता है TS ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला. TS इज़ 1628. 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा 22/7. रेडियस R, H + R की वैल्यू 37 दी हुई है, लगा दी डायरेक्टली. 1628 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको ऊपर ले लिया. 2 इंटू 22 44 इंटू R इंटू 37. 1628 मल्टीप्लाई बाय 7 44 इंटू 37 इज इक्वल्स टू R. ठीक है ना. अब कटिंग कर लेते हैं. पहले 2 की टेबल लगा दें हम लोग. ओके, सो 2 22 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 11 2 4 8 0, 2 7 14. क्या आया अभी तक के में आ गया 407 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 37. ठीक है ना. चलो फिर से लगा दे, कोशिश करते हैं. 3 जाएगा, 11 1 11 3 33, 7 77. 37 कैंसल आउट. क्या बच गया, रेडियस बच गया 7 सेंटीमीटर. ओके, अब जैसे रेडियस 7 आया तो ये वाला ले सकते हैं हम लोग. सो नाउ R + H इज इक्वल्स टू 37. सो 7 + H इज 37. तो H इक्वल्स टू 37 - 7, तो H इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. डन. चलिए आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग. वॉल्यूम 22/7. रेडियस कितना आया 7 का स्क्वायर, और हाइट कितनी आई 30. 22/7, 7 को 2 बार लिख दिया. 49 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इंटू 30, 7 7 कैंसिल. 22 इंटू 7 इंटू 30. ओके, 22 इंटू 7 अपने को मिल जाएगा 154 इंटू 30. तो इंटू 30 करेंगे तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम इज़ 4620 सेंटीमीटर क्यूब. डन. क्लियर बेटा, आया समझ में अच्छे से. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 35. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness. ठीक है, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसके अंदर आपको लाइक नंबर ऑफ प्लांट्स लगाने थे. ठीक है, इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी. तो कितने किस हाउस लाइक कितने हाउस में कितने प्लांट्स लगाए हैं. अभी कुछ समझने का मतलब है नहीं, पहले देखो निकालना क्या है, मीन निकालना है. कोई मेथड का नाम दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो बस ठीक है सीधा मीन हम निकाल देते हैं. अब मीन के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए XI. XI का होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आंसर्स कंटिन्यू कर लेती हूँ. ठीक है, तो अपर लिमिट ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट. 2 + 0 2, 2/2 1. 2 + 4 6, 6/2 3. 10/2 5. 2 गैप आ रहा है, चलिए बनाते जाइए. 7
9, 11, 13. ओके, नंबर्स छोटे से हैं तो मैं डायरेक्ट मेथड करना प्रेफर करूँगी, इजी है। नंबर छोटे से है ना तो गो फॉर डायरेक्ट मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया? तो डायरेक्ट मेथड होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई। सो एफ आई इंटू एक्स आई, 1 इंटू 1 1, 6, 5, 5 7 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 22 और ये 39। ओके, चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको प्लस कर लेते हैं। 7 7 प्लस 5 12, ओके 12 प्लस 35 कितना रहेगा? 12 प्लस 35 47, 47 प्लस 54 101 प्लस 22 123 प्लस 39 162। ओके, और ये आपको सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, 20 हाउसेज दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ हाउसेज 20। ओके, तो बस लगा देते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 20, 2 10 ज़ा 281 ज़ा 81 अपॉन 10, मतलब कि कितना हो गया? मीन इज 8.1। ओके, डन ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ बाबा रे, मैंने इतने सारे स्पेस छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ठीक है। What is the probability that both will have different birthdays and same birthday? Okay, ये क्वेश्चन कितनी बार आता है यार। नाउ टोटल डेज कितने होते हैं बेटा? 365 डेज। ओके, डिफरेंट बर्थडेज की बात कर लेते हैं। समझो कि सविता का सो एंड सो डे पे बर्थडे आ रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल कि आज तारीख कौन सी हो रही है? आज तारीख है 22 नवंबर। मान के चलते कि सविता का बर्थडे 22 नवंबर को आता है, तो अभी हमीदा का कब होगा? अगर डिफरेंट बर्थडे है तो इस दिन को छोड़ के बाकी कोई भी दिन आ जाएगा। अब टोटल 365 डेज है, उसमें से ये वाला दिन काट लो तो टोटल कितने दिन बच गए? 364। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 364 अपॉन 365। सीधी बात है, इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास हमीदा के बर्थडे के आने की। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, तो जैसे आज 22 नवंबर सविता का, उसी दिन हमीदा का भी होगा, तो दोनों का एक ही दिन आता है ना, तो कोई भी दिन आप ले लो 365 के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 365 मतलब 1/365। ठीक है, कुछ भी दिन ले सकते हैं हम लोग। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/365 डेज। डन, ठीक है। नाउ next is 37 question and the last question of today's session. चलिए, cards marked with the numbers 13 14 15 till 60 अच्छा are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Okay, find the probability that number on the card. पहले तो ये बताना है कि टोटल कार्ड्स हैं कितने भैया। देखो, नंबरिंग शुरू हुई 13 से और 60, अगर मैं 1 से लेकर 60 काउंट करूँ तो 60 कार्ड्स हो जाएंगे, 60 कार्ड्स, है ना। अब अपन की शुरू हो रही है गिनती 13 से, मतलब कि 12 कार्ड्स तो है ही नहीं, तो 12 नंबर निकाल दें अपन इसमें से। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे? 48। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 48 कार्ड्स। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर तो 60 तक है ना। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25। ठीक है, 60 तक जाना है, वैसे तो शॉर्टकट। ठीक है, अभी हम आपको ही बता देती हूँ। देन 5 6 ज़ा 30, 35, 40, 45,
50, 55 एंड 60, 60 डिवाइड होता है ना, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी इज 10/48. 2 5 ज़ा 2, 20 4 ज़ा कितना आ गया, 5/24, ठीक है. नाउ सेकंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर में देखो ये 13 नंबर से शुरू हो रहा है, मतलब 13 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर देखिए तो 4 4 ज़ा 16 से स्टार्ट होगा, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 3 3 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64. अच्छा 64 तो आएगा नहीं, 60 तक ही है, मतलब ये कैंसिल, तो कितने नंबर आ गए, 4. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4/48, दैट इज 1/12. डन, क्लियर. सो बच्चों यहाँ पे हमने खत्म कर लिया सेक्शन बी कंप्लीट विद द फुल एक्सप्लेनेशन. जहाँ ट्रिक एंड टिप्स की जरूरत पड़ेगी मैंने आपको वही बता दी गई, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है. प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें बताती हूँ मैं इसके अंदर. आज देखिए बेटा, ये सब जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद बोर्ड के पेपर्स चेक करने जाती हूँ क्लास 10th के. तो इसके लिए हमें पता है कि बीइंग अ टीचर हम कहाँ मार्क्स काटते हैं और कहाँ मार्क्स देते हैं. तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा. ओके, कई चीज़ें आप कई बार एक दो बार वीडियो सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये पहली बार में तो इसमें ध्यान ही नहीं गया था, मैम ने ऐसा बोला था. तो प्लीज़ हर चीज़ को बहुत नोट आउट कीजिएगा. अगर आपको मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, मैं आपको वही तरीका बताती हूँ. एंड एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या मैम हम स्टैंडर्ड में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. येस, एब्सोल्युटली. आप मैथ स्टैंडर्ड में 80 और 80 स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. बस आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए प्रेजेंटेशन का एंड सम सॉल्विंग का एंड सम को समझना कैसे है उसका. तो ये था मेरे एंड की तरफ से एक प्रयास आपको समझाने का. अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से वीडियो देखते जाइएगा रिवाइंड करके, आपको सब क्लियर हो जाएगा. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.